इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम देखते हैं कि अब टोनी स्टार्क ने अपनी एक नई फैसिलिटी को, अपनी एक नई कंपनी को बनाने की शुरुआत करी है, जिसको उसने नाम दिया है स्टार्क रेजिलिएंट। और अब यहाँ पे बेसिकली वो अपनी सारी की सारी कंपनी को वेपन की बुनियाद के ऊपर खड़ा नहीं करेगा, बल्कि जो उसके सीने के अंदर लगा आर्क रिएक्टर रिपर्सल टेक्नोलॉजी है, अब उसने इस बात का फैसला करा कि ये रिपर्सल टेक्नोलॉजी वो दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बांटेगा, उनको लाइसेंस देगा, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, अपनी गाड़ियों के अंदर उसको इस्तेमाल करके एक फ्री एनर्जी लोगों को पहुंचा सकें। और इसी तरह टोनी स्टार्क अपनी पूरी की पूरी कंपनी का नाम कमाएगा। इसी के साथ हमने देखा था कि किस तरीके से पहले एपिसोड के अंदर ही टोनी स्टार्क ने अपना एक बहुत ही नया और एडवांस किस्म का आर्मर बना लिया है, जो कि बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो अब आगे तो उसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत ओहायो के एक छोटे से शहर से होती है, जहां पे हम देखते हैं कि एक आदमी हमें बता रहा होता है कि मेरे डैड एक बेकर हुआ करते थे और उनके डैड भी हुआ करते थे। तो वहीं से दूसरा आदमी पूछता है तो उसमें क्या हो गया ऐसा। तो कहता है कि यार मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था और इसलिए मैंने उनका वाला काम नहीं करा, और वैसे भी मैं एक नर्ड था और मैं स्कूल चले गया और उसके बाद मैं MIT गया, उसके बाद मैं वापसी घर आ गया। वन थिंग लेड टू अदर एंड अनदर एंड अनदर, और अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और मैं अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली पूरी की पूरी नई फील्ड को जो इन्वेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ सुबह सवेरे उठ के, जैसा कि मुझे ब्रेड को बेक्स करने जाना है। तो वहीं से जो दूसरा आदमी था वो कहता है कि मार्क मार्क मार्क, तुमने आखिरकार ये सारी की सारी कहानी कितने आसान लफ्जों में बता दी ना कि तुम कितने होनहार हो पढ़ने में और कितने शातिर हो कि तुमने जबरदस्त तरह की टेक्नोलॉजी को, जो कि शायद किसी और के हाथ ना लग पाती और जो उसको इन्वेंट भी नहीं कर पाता, तुमने आसानी से इन्वेंट कर ली। तुम इन सारी की सारी बातों के अंदर हमें असली मजेदार कहानी तो बता ही नहीं रहे हो ना, ऑल द गर्ल्स, गैम्बलिंग, कुक बुक्स, और तुम तो वो भी नहीं बता रहे हो कि किस तरीके से तुमने अपने 2 रूममेट्स को जान से मार दिया था क्योंकि तुम उस कंपटीशन के अंदर जीतना चाहते थे। एग्जैक्टली तुम यहाँ पे उस सुपरस्टार तो हो नहीं जो कि अपने आप को महान समझने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहां पे एक मिस्टीरियस आदमी जो कि अजीबोगरीब कपड़ों के अंदर है, वो यहाँ पे उसको बेसिकली धमकी देने के लिए आया है। तो मार्क कहता है कि फाइन फाइन व्हाटएवर, तुम्हें मुझे जज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक विजन था, मुझे उसको पूरा करना था। तो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ मार्क, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ खरीदने के लिए आया हूँ। तो वहीं से मार्क बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास यही आखिरी कॉपीज होंगी। तो वो कहता है कि डोंट बी एन इडियट, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम अब कितनी ज्यादा गहराई में आ चुके हो मेरे दोस्त। तो कहता है कि ग्रेट, जस्ट ग्रेट, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने मेरी हर एक चीज को खरीद लिया है, तो ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए घुटनों पे आ जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बेसिकली मार्क को घुटनों पे बैठा के उसके कमर के ऊपर पैर रखे और यहाँ पे शराब को एंजॉय कर रहा होता है। अब इसी तरह हमारी कहानी दोबारा से जो है उसी प्रेजेंटेशन के अंदर शिफ्ट होती है जो कि हमने अपने पहले एपिसोड के अंदर देखी थी, और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दोबारा से जो है मिसेस हैमर पूरी की पूरी डेट्रॉइट स्टील की प्रेजेंटेशन यहाँ पे लोगों को सुना रही हैं। लेकिन आज वो किसी और को नहीं बल्कि उन पाकिस्तानियों को सुना रही हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो इनसे यहाँ बिजनेस करने के लिए आई हैं। तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि मिसेस हैमर, आखिरकार आप इस सारे के सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमें क्यों दिखा रही हैं? हम जानते हैं कि इस तरह की चीजें तो ऑलरेडी रशियंस बना चुके हैं, तो आप अमेरिकन इतना ज्यादा अलग क्यों हैं? तो इसी तरह हम देखते हैं मिस हैमर बताती हैं कि हम तो आपको यहाँ पे ये सारे के सारे हथियार इसीलिए बेचने के लिए आए हैं क्योंकि अब जिन दुश्मनों से आपका सामना होने वाला है, चाहे वो अमेरिकन हो या चाहे वो रशियंस हो, उनके पास इस तरह की आर्मर्स और इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं। और अभी तक आप लोगों के पास वो पुरानी की पुरानी गन्स मौजूद हैं जो कि वियतनाम की जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी, और वो शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स जो कि अब बिल्कुल भी इस पूरी की पूरी नई जंग के अंदर आपके लिए साबित काम के नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब पूरी की पूरी हैमर एजेंसी जो है डिसॉल्व हुई तो उसकी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बिकने के ऊपर आ गई। कुछ ऐसे खतरनाक किस्म के इक्विपमेंट जो कि काफी खतरनाक थे और जबरदस्त तरीके से उनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और रही बात ओल्ड हैमर की, तो उसका असली मतलब ये कि वो ओल्ड शील्ड थी जिसको हैमर ने अपने कब्जे में ले लिया था। और अगर हम ओल्ड शील्ड की बात करें तो उसका मतलब है कि वो पुराने स्टॉक के वेपन्स है जो कि धूल के अंदर मिट्टी में बेकार हो रहे थे। तो आखिरकार आप उन सारे के सारे ऑपरेसर्स को किस तरह से नीचे झुका सकते हैं? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उनके ही हथियार इस्तेमाल करने होंगे उन्हीं के खिलाफ जो कि टोनी स्टार्क ने अपने लिए बनाए थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली मिसेस हैमर यहाँ पे जो पूरा का पूरा हैमर के लाट खरीद के लाई हथियारों की पिछले एपिसोड के अंदर, तो उसके अंदर वो पुराने वेपन्स भी मौजूद हैं जो कि टोनी स्टार्क बनाया करता था शील्ड के लिए, और वही सारे के सारे वेपन्स वो यहाँ पाकिस्तान में लाके इन लोगों को बेच रही हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे अपने काफी ज्यादा पैसे वगैरह को जमा कर लेते हैं और यहाँ पे शैंपेन वगैरह पी के अपनी पूरी की पूरी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं से साशा बोलती है कि सच में इन लोगों के लिए चीयर्स तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि बहुत जल्द ये लोग अपने ही आपको उड़वाने वाले हैं। तो मिसेस हैमर बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वह सारे के सारे हथियार हमने ही तो उनको बेचे जिसके जरिए वो अपने आप को उठाएंगे। लेकिन इन सारे के सारे हथियार के ऊपर दुनिया का ग्रेटेस्ट लोगो छपा हुआ है, सिर्फ पेंट नहीं बल्कि स्टैम्प हुआ है, हियर्स टू टोनी स्टार्क। उसका गुरूर उसी के सामने हम झुकता हुआ देखेंगे। और हम देखते हैं कि बेसिकली उन सारे के सारे हथियार पे स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा हुआ होता है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से ये लोग जो है स्टार्क को अभी भी बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं।
इसी तरह हम लोग यहाँ से ब्रोक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं, जो कि हमें बताया जा रहा है कि ये नया ऑफिस है स्टार्क रेसिलिएंट का। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के पास एक यूएसबी मौजूद है जो कि बताता है कि इसके अंदर हर एक चीज मौजूद है, हर एक चीज जो कि आयरन मैन बनाती है। आखिरकार मैंने वो सब कैसे करा, वो सारी की सारी चीजें कैसे काम करती हैं और उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पूरी की पूरी छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर वो सारी की सारी चीजें डिटेल्स के अंदर मौजूद है, जो कि एक्सप्लेन करती है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ फिजिकली, बायोलॉजिकली और हर एक तरीके से। लेकिन ये यूएसबी मैंने सिर्फ कैप्टन अमेरिका के लिए बनाई है और किसी और के लिए नहीं। इसके अंदर एक तरह की पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि एक आयरन मैन को कैसे बनाया जा सकता है। तो मारिया हिल हम देखते हैं कि वहां खड़ी होती है और पूछती है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं? तो इसे टोनी स्टार्क बोलता है कि ये एक तरह का मेड ए स्विच है, अगर किसी भी रीजन से कभी कैप्टन को ऐसा लगता है कि उन्हें मुझे शट डाउन करने की जरूरत है तो ये चाबी का इस्तेमाल करके वो मुझे शट डाउन कर सकते हैं। तो मारिया हिल बोलती है ये तो मुझे इनक्रिप्टेड लग रही है। तो टोनी बोलता है कि वो तो जाहिर सी बात है। तो मारिया बोलती है कि इसका पासवर्ड क्या है? तो टोनी बोलता है कि 1 2 3 4 5। तो मारिया बोलती है कि रियली सॉरी, मतलब क्या तुम इस बारे में सच में सीरियस हो? लेकिन सीरियसली आखिरकार इसका पासवर्ड क्या है? तो टोनी बोलता है कि वो जान जाएगा, बिलीव मी हिल, अगर उनको कभी इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो कैब जान जाएंगे कि इसको किस तरह से एक्सेस करना है। तो मारिया बोलती है कि मैं इस बात को मेक श्योर करूंगी कि मैं उनको ये सारी की सारी बातें बता दूं, लेकिन क्या तुम इन सारी की सारी चीजों से बिल्कुल ओके हो? तो टोनी बोलता है कि अब जो है वो तो है। तो मारिया बोलती है अच्छा तो वो और क्या है? तो टोनी बोलता है कि अगर एक अल्फाज में कहूं तो बहुत ज्यादा सकी है, मतलब इट सक्स, इट्स रियली सक्स जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और कभी एक जमाने के अंदर मैं प्ले बॉय का मैन ऑफ द ईयर हुआ करता था। तो मारिया बोलती है कि प्ले बॉय वाले मैन ऑफ द ईयर नाम के भी कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं? तो टोनी बोलता है कि हाँ यार उनकी तरफ होते हैं। एनीवेज मैं बस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना इस वक्त रेज भरा हुआ है। आई बीन हिल में इस वक्त रेज हो रहा हूँ, बिल्कुल पागल हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मारिया हिल उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रही होती है कि किस तरीके से उसको अपने ऊपर काबू रखना होगा, जो हो रहा है उसको उसके साथ चलना होगा और एक ना एक दिन वो दोबारा से उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे वो हुआ करता था। और इसी तरह इनके बीच कोई खास यहाँ पे बात हो नहीं रही है, तो ये लोग आपस की अपनी दूसरे की बातें कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक आदमी के पास जिसका नाम कार्लिन विच है, और ये हमारी 12 साल पुरानी कहानी सुनाई जा रही है, जहाँ हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ स्टेज पे इस वक्त खड़ा होकर बताता है कि अब मैं आपके साथ एक आखिरी चीज को पेश करने जा रहा हूँ और आई प्रॉमिस कि ये चीज आपका दिमाग उड़ा के रख देने वाली है। और वहीं से वो लोग बोलते हैं कि ये वही चीज है, ये वही है ना? तो वहीं से कार्सन बोलता है कि जरा खामोश तो हो जाओ, मुझे सुनने दो। तो वहीं से टोनी बताता है कि ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ के अंदर देख रहे हैं ये कोई मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि एक फुल्ली फंक्शनल पीडीए है। ईमेल, कैलेंडर, वेब ब्राउजर, टेक्स्ट मैसेजिंग, कॉन्टेक्ट, ये सारी की सारी चीजें फुल ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी पॉकेट के अंदर होंगी इस एक डिवाइस के जरिए। पूरा का पूरा पीसी विद फुल सेलुलर फंक्शनैलिटी। हियर फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड कॉन्टैक्ट्स और डिलीट। ये इतना ही ज्यादा आसान है कि एक बटन के क्लिक के ऊपर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड चेक आउट द डेट बुक। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क ने 12 साल पहले स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट जो दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया था। और हम देखते हैं कि जो जिस कॉन्टेक्ट को यहाँ पे डिलीट करके दिखा रहा होता है वो कार्सन का ही होता है। और यहीं से कार्सन बोलता है जरा एक मिनट, क्या टोनी स्टार्क ने मुझे अभी भी पूरी दुनिया के सामने फायर कर दिया है? और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट के अंदर कार्सन के साथ ही, और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क दोबारा से अपने उसी एम्प्लॉय के पास आया जिसको उसने सबके सामने फायर किया था, और वो कहता है कि तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था। मैंने तुम्हारे लिए उस कंप्यूटर और उस फोन को डिजाइन करा था जो कि एक ताश के पत्तों के कार्ड के जितने के बराबर था, जो कि उस टाइम पे किसी ने भी नहीं करा था। इन्वेंट करना तो दूर की बात, कोई इसके करीब भी नहीं था। और तुमने मुझे किस तरह से रीपेड किया उतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को तुम्हारी कंपनी के लिए इन्वेंट करने के लिए कि तुमने अपने सारे के सारे कोवर्स के सामने, सारी की सारी दुनिया के सामने मुझे फायर कर दिया। तो टोनी बोलता है कि यार मैंने ऐसा करा, तो मुझे बताओ कि तुमने उसके बाद क्या किया मेरी कंपनी को छोड़ने के बाद? तो कार्सन बोलता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि उसके बाद मैंने क्या किया। तो टोनी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो बताओ। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। तो टोनी बोलता है तो क्या तुम इसके बारे में कुछ सोच रहे हो कि हमारे बीच इसी तरह से जंग रहने वाली है या हम कोई बात वगैरह कर सकते हैं? तो कार्सन बोलता है कि मैंने अभी तक इस बारे में डिसाइड नहीं करा, लेकिन जब मैं तुम्हें छोड़कर गया तो मैं एंटी डिप्रेसेंट्स में चले गया ऑनेस्टली, और उसके बाद मैंने कार्स को बिल्ड करना शुरू करा। तो टोनी बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा कि तुमने गाड़ियों को इन्वेंट करना शुरू करा, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स को, जो कि दुनिया के अंदर पहली थी। लेकिन तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बल्कि फास्ट इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में लगे हुए थे। तो कार्सन बोलता है कि मैंने अपनी हर एक जमा पूंजी जो उस चीज के अंदर लगा दी ताकि मैं एक ऐसी चीज बना सकूं जो कि इससे पहले कभी किसी ने ना बनाई हो, लेकिन मेरा ये सब अकेला करना इतना ज्यादा काफी नहीं था। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि फाउंडर, आर्किटेक्ट एंड सीईओ, तुम सच में एक विजनरी आदमी हो। तुमने प्रैक्टिकली एक पूरे के पूरे स्मार्टफोन को इन्वेंट करा था जब दुनिया स्मार्टफोन का मतलब ही नहीं जानती थी, और जब मैंने तुम्हें फायर कर दिया तो उसके बाद भी तुमने हिम्मत नहीं आ रही और तुम इलेक्ट्रिक रेस कार्स बनाने के अंदर लग गए। तो वहीं से कार्सन बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो काम नहीं करती हैं अभी तक।
क्योंकि हम चाहे जितना भी उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश क्यों ना कर लें, हमें अभी एक ऐसी सस्टेनेबल पावर सोर्स की जरूरत है जो कि उस कार को पावर दे सके, जो कि बैटरीज की बस की बात नहीं है। क्योंकि हम गाड़ी को जितना ज्यादा तेज चलाने की कोशिश करते हैं तो बैटरीज उतनी ही जल्दी उसकी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं उसके सोल्यूशन को ढूंढने में ही अब तक लगा हुआ हूँ। तो टोनी बोलता कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वो सारी की सारी बैटरीज जिनका तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हें उतना ज्यादा तेज नहीं ले जा सकती जितना तुम जाने के बारे में सोच रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। स्टार्क रिपल्सर टेक इज गोइंग टू पावर द वर्ल्ड। और मैं अपने पूरे के पूरे फ्यूचर का दाव इस चीज के ऊपर लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिमाग और मैं अपना जूस, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें और उस गाड़ी को बना सकें जो कि 99 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सके और अगले 99 ईयर्स के लिए वो भागती रहे और उसके रोकने वाला कोई ना हो। और अगर हम इस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से वही काम में लग जाएंगे जो हम पहले किया करते थे, यानी कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। और उसके बाद हम चाहें तो अप्लायंसेस की मार्केट में भी घुस सकते हैं। उसके बाद चाहें तो हम पूरे के पूरे टाउन्स को ऐसा बना सकते हैं जो कि रिपल्सर टेक के ऊपर चल रहे होंगे और फ्री एनर्जी पूरे के पूरे टाउन के लोगों को मिल रही होगी। तो वहीं से कार्सन बोलता है कि तुम इस वक्त मुझसे ये बात कर रहे हो कि तुम मेरी कंपनी खरीदना चाहते हो। तो टोनी बोलता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारी कंपनी क्यों खरीदूंगा, इस वक्त तो मैं कंगाल हुआ हूँ, मैं तुम्हें पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी आता और कहता है कि बॉस, आपने जिस चीज की डिलीवरी मंगवाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, मेरे ख्याल से आपको उसको बाहर आके देख लेना चाहिए। हे कार्सन, कैसे हो आखिरकार, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। उसी तरह हम देखते हैं कि टोनी बेसिकली अपने वहां पे बाहर के एरिया में आता है जहां पे उसके लिए एक जबरदस्त किस्म का पैकेज लाया गया है। तो टोनी बोलता है कि वाओ। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि हाँ सच में वाओ, क्योंकि तुम कम से कम इसकी पूरी की पूरी शिपिंग के पैसे तो नहीं दे रहे हो। तो कार्सन बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि ये क्या चीज है। तो टोनी बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत शक तो जरूर है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले बार टोनी बेसिकली अपने पूरे के पूरे आर्मर को अपने कपड़ों के ऊपर ले आता है। तो वहीं से कार्सन बोलता है कि वाओ, दैट्स रियली समथिंग। तो टोनी बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कपड़े नहीं थे जो कि मैंने फाड़ दिए, बल्कि वो सारे के सारे कपड़े भी मेरे उसी पूरे के पूरे सूट के मांस का हिस्सा थे जिसको मैंने अपने कपड़ों के फॉर्म के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर पहना हुआ था। और जब चाहूं मैं उनको अपने सूट और फार्मर के अंदर चेंज कर सकता हूं या फिर अपने आर्क रिएक्टर के अंदर डाल सकता हूं। इस बात को तो मैं हमेशा से मानते हुए आया हूं कि हम दोनों के बीच में तुम मुझसे एक ज्यादा बेहतर इंजीनियर थे कार्सन, और ये दिखा कि मैं तुम्हें सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और इसी तरह देखते हैं कि टोनी बेसिकली इस पूरे के पूरे बॉक्स को तोड़ता है और कार्सन बोलता है कि वाओ, आई डोंट नो मैन, मगर दिखने में तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क ने यहाँ पे किसी और चीज को नहीं बल्कि अपने मार्क 1 आर्मर को मंगवाया है। और टोनी बोलता है कि आई गैस इसके भी अपने मूवमेंट्स थे जो कि एक वक्त में बहुत ही औसम हुआ करते थे। वेलकम होम बिग गाय। और वहीं से एक और आदमी बोलता है एक्सक्यूज मी कर्नल रोड्स, आप बाकी का सारा सामान भी क्या यहीं पे रखवाना चाहते हैं। तो कर्नल रोड्स बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, तुम कौन से सामान की बात कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि वो बाकी का सारा सामान आप इसको आखिरकार कहाँ पे रखवाना चाहते हैं। तो वहीं से कर्नल रोड्स बोलते हैं कि ओ नो, ये सारी की सारी शिपिंग तो यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ने करवाई है आपके पास सारा का सारा सामान भिजवाने के लिए। तो टोनी बोलता है कि वेल आई गेस स्टीव रॉजर्स ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि मैं अब उनके लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं रहा हूँ और इसलिए शायद वो मेरी मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उन्होंने आखिरकार मेरे कितनी सूट्स वापसी करने के बारे में सोचा है। और हम देखते हैं कि इसी तरह हम यहाँ से अगले पल वहीं पे शिफ्ट होते हैं उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर जहां से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी मार्क के साथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टीरियस किस्म का आदमी होता है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला के राख कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे एक हेलीकॉप्टर आके लैंड करता है और हम देखते हैं कि मिसेस हैमर वहां से आती है और कहती है कि स्पाई मास्टर, मैंने सुना था कि तुम आजकल मार्केट के अंदर वापसी आ चुके हो। तो स्पाई मास्टर बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन अब उतनी ही पुरानी हो चुकी है जितनी इस बिल्डिंग में लगी हुई आग। तो मिसेस हैमर बोलती है कि अपने बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ, मेरे पास बहुत जबरदस्त किस्म के कान हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज को देखना चाहिए। तो वहीं से स्पाई मास्टर उस इन्फॉर्मेशन को देखता और कहता है तो तुम चाहती हो कि टोनी स्टार्क की उस नई चीज को मैं बर्बाद कर दूं उसके पैदा होने से पहले ही। तो वहीं से वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए करो, क्योंकि यही तो एक काम है जिसके अंदर तुम जबरदस्त हो। क्या मैंने सही कहा कि तुम इस तरह के कॉर्पोरेट इन्फ्लेशन करने में, लोगों को बर्बाद करने में, उनको नीलाम करने में, इसी के अंदर तो तुम माहिर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो और इसके जरिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा अमीर बना दूंगी तुम्हें पैसों की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क के यहाँ पे जो कुछ पुराने आर्मर्स थे उसको स्टीव रॉजर्स ने वापसी टोनी स्टार्क के पास भिजवा दिया है। कर्नल रोड्स बोलते हैं कि 9 ऑल इन ऑल टोनी स्टार्क, दिस वाज योर लाइफ, ये तुम्हारे सारे के सारे वो आर्मर्स है जो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा तुम्हारे क्लोज रहे हैं, जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ क्लासिक आर्मर्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ मॉडर्न आर्मर्स भी नजर आ रहे हैं और हमें सिल्वर सेंचुरियन वाला आर्मर भी नजर आ रहा है। तो वहीं से कार्सन बोलता है भाई देखो तुम्हारे पास इतने जबरदस्त किस्म के आर्मर्स मौजूद हैं, अगर तुम इनके लिए एक म्यूजियम ही खोल लो तुम उससे अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम इनके साथ क्या करने वाले हो। तो वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि देखो ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं कि तुम मेरा इसके अंदर साथ दोगे या नहीं। और वहीं से कार्सन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेकर आए अपने सारे के सारे कोल्ड खिलौनों को दिखाने के लिए, तुमने मुझे उस तरीके से इनकरेज करा जैसे तुमने जिंदगी में मुझे पहले कभी नहीं करा। मुझे नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से टोनी बोलता है कि देखो कैप्टन अमेरिका तो किसी को मक्खन नहीं लगाते मेरे शेड्यूल के ऊपर कम से कम।
देखो तो मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता हूँ कार्सन, क्या तुम मेरे साथ इस चीज के ऊपर चलना चाहते हो जो मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ? क्या तुम उसमें मेरा साथ दे सकते हो या नहीं? और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क और कार्सन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अगले पल कार्सन हाथ मिलाते हुए बोलता है, आह हेल, वैसे भी पिछले 6 महीनों से मैंने ऐसा कोई खास बिजनेस किया नहीं है जिसमें मुझे कोई प्रॉफिट मिला हो, तो क्यों ना इसको भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। और इसी तरह टोनी स्टार्क अपने आर्मर को पहनता और बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बात करी तुमने, क्योंकि हमें सारे के सारे आर्मर्स को तोड़ के बर्बाद करना है, इनको स्ट्रिप करना है, इनके पार्ट्स को अलग अलग करना है और उनको मेल्ट डाउन करना है, क्योंकि जो हमें आगे करना है उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। टू बी कंटिन्यूड।